नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीर सर जीएस वाले के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, चैप्टर वाइज हम लोग जीके जीएस का पीवाईक्यूज कर रहे हैं, है ना। चैप्टर वाइज अभी हम लोग संविधान के हर एक चैप्टर का पीवाईक्यूज को कर रहे हैं। अभी हम लोग पहुंचे संविधान के भाग 5 तक, यानी संविधान के भाग 5 में संघ का उल्लेख। तो जहां पे हम संघ के कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से जितने प्रश्न बने हुए उन सब की बात कर रहे हैं। इस पर यह चौथा वीडियो, इससे पहले 3 वीडियो मैंने आपको दे दिया है। इस पर कुल 5 वीडियो आएंगे, यानी एक वीडियो आपको और मिलेगा। साथियों, ये जो चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज में करवा रहा हूं, ये 1991 से लेकर के 2021 तक जितने भी यूपीएससी के एग्जाम हुए हैं, उन एग्जाम्स में, उन परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए संविधान के भाग 5 से, उन सभी को आपको एक जगह मैं सबमिट करके दे रहा हूं। तो इससे बेहतर तैयारी आपकी कहीं नहीं हो सकती, इससे शानदार कंटेंट आपको नहीं मिल सकता। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते कुछ चीज़ों को समझाते हैं। साथ ही यहाँ पे प्रश्न को मैंने डायरेक्ट हूबहू रख दिया है। ऐसा करने के पीछे मेरा तर्क ये है कि आपको ओरिजिनल कंटेंट को वेरीफाई भी कर सके और देख भी सके, ठीक है। जैसे ये प्रश्न आपके समक्ष है, जिसमें बात किया गया, ये प्रश्न यूपीएससी बैच 2 में पूछा गया था 15 दिसंबर 2017 को। इसी प्रकार से जो 2021 के थे, पहले, दूसरे और तीसरे वीडियो मैंने करवा दिया ऑलरेडी। यानी 1991 से लेकर के 2021 तक जितने भी परीक्षा हुए यूपीएससी के सभी प्रश्नों को एक जगह शामिल कर लिया गया। तो आइए प्रश्नों की बात करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य यानी कि ऐसा राज्य जहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। और आपको पता है राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के माध्यम से लगाया जाता है दोस्तों। तो ऐसा राज्य जहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, उस राज्य में अगर बजट लेकर के आना, बजट प्रस्तुत किया जाता, तो किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा उस राज्य का बजट। तो उस राज्य का बजट विधानसभा में नहीं बल्कि लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। कहां पे? लोकसभा के अंदर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कह रहा है कि निम्नलिखित चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा सवाल है जो प्रश्नकाल में पूछा जाता है जब सदस्य को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसके परिणाम स्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो निम्नलिखित चारों में से वह कौन सा है? तारांकित प्रश्न, या गैर सरकारी सदस्य को संबोधित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न, या अतारांकित प्रश्न। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तारांकित प्रश्न। क्या हो जाएगा? तारांकित प्रश्न, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो संसद में पूछे जाने वाले ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जा सकता है, उनको क्या कहा जाता है? तारांकित प्रश्न कहा जाता है। तारांकित प्रश्नों के साथ अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, तथा जिन प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? अतारांकित प्रश्न कहा जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तीसरा प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संसदीय विशेषाधिकार है। अब विशेषाधिकार की बात कर रहा है, यहाँ पे 3 आपको स्टेटमेंट दे दिया है। इन्हीं तीनों स्टेटमेंट के माध्यम से आपको बताना है कौन सा संसदीय विशेषाधिकार है। संसद में बोलने की स्वतंत्रता है, तो बिल्कुल है भैया, संसद में बिल्कुल बोलने की स्वतंत्रता है आप सभी को। यानी जो भी व्यक्ति संसद में आया है, जो भी इलेक्ट होकर के आया है, चुन करके आया है, उसको बोलने का पूरा अधिकार है। बी कहता है स्टेटमेंट कि संसद में कुछ भी कहना या उनके द्वारा दिए गए किसी मतदान के संबंध में गिरफ्तारी से मुक्ति, यानी उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, आप संसद में पूरी तरीके से बोलने के लिए स्वतंत्र, आप कुछ भी बोल सकते हैं। इसके लिए आपके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी। ये आपका संसदीय विशेषाधिकार हो जाता है। तीसरा कहता है जब सदन चालू है तो एक गवाह के रूप में भाग लेने से आपको छूट दिया जाता है। तो ये भी क्या है? आपका विशेषाधिकार, आप भाग लीजिए चाहे नहीं लीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए बी सी, यानी कि 3 का तीनों ही सही है दोस्तों। 3 का तीनों ही सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र की कानून बनाने के अधिकार के संबंध में सही है। यानी जो केंद्र है वो कानून बना सकता है, उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। दोस्तों, आप लोगों को अगर अटाखे पटाखे की आवाज़ आ रही हो तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा, क्योंकि अभी दिवाली बीता नहीं है, अभी भैया दूज था, तो भाई उसके वजह से अभी पटाखे जो कि आपको 1-2 दिन सुनने को मिल सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं, सुनिएगा। तो इस प्रश्न के संदर्भ में आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए, दोनों स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट ए कहता है कि संसद किसी भी अन्य देश के साथ किसी भी संधि या अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए पूरे या भारत के किसी राज्य क्षेत्र के
किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। तो ये तो भैया बिल्कुल सही है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बी क्या कहता है, बी कहता है इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को राज्य सूची में उल्लिखित विषय से संबंधित होने के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता। ये भी सही है, ये भी सही है, इस आधार पे जो है कि अवैध नहीं ठहराया जा सकता। तो यहाँ पे कह देंगे ऑप्शन नंबर ए सही है, ए और बी दोनों ही सही हो जाएगा, ठीक है, ए और बी दोनों सही थे, यानी ए और बी दोनों सही कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका किसके सामने दायर की जा सकती है। यानी संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संदर्भ में या संबंध में चुनाव याचिका किसके सामने दायर किया जा सकता है, तो निर्वाचन आयोग, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रपति। तो इसका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका उच्च न्यायालय। देखिए कह रहा है संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में, ठीक है, अगर केवल राज्य, यहाँ राज्य विधानमंडल न करके या फिर संसद भी न करके आपसे ये कह देता राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में, तब हम सर्वोच्च न्यायालय जाते। लेकिन जब राज्य विधानमंडल और संसद की बात करता है तो हम कहाँ पूछेंगे, हाई कोर्ट पूछेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में संसदीय क्षेत्रों की संख्या कितनी है और लोकसभा में कितने सांसद हैं। संसदीय क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो भैया संसदीय क्षेत्रों की संख्या 543 है और वर्तमान में 543 सांसद चुने भी जाते हैं लोकसभा के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है संसद की कार्यवाही के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट है ना, दोनों स्टेटमेंट को पढ़ के आप उत्तर करना है। कहता संसद को सदन की बहस और कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार है। तो भैया संसद को या कहीं कि सदन को संसद की बहस और कार्यवाही की प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार है। तो इसका जो है कि ए सही हो जाएगा, यानी ए बिल्कुल सही है। बी कहता है सदन को संसद की गैलरियों में गैर सदस्यों और अतिथियों को के प्रवेश पर किसी भी वक्त रोक लगाने का अधिकार है, ये भी सही है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही, तो हम किसको उत्तर मानेंगे, ऑप्शन नंबर डी को सही मानेंगे, क्योंकि डी में क्या दिख रहा है हमको, ए और बी दोनों दिख रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि किसी सांसद के पद त्याग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पद या कौन सा स्टेटमेंट सही है। दो स्टेटमेंट दिया गया, पहले दोनों स्टेटमेंट को पढ़िए, ठीक है, ए और बी को पढ़िए। पहले ए कहता है पद त्याग उस तारीख से प्रभावी होगा जिस दिन अध्यक्ष त्यागपत्र स्वीकार कर लेते हैं तथा पद त्याग स्वीकृति होने के बाद सदस्य के पास त्यागपत्र वापस लेने का विकल्प नहीं रहता, ठीक है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ये क्या है आपका, बिल्कुल सही है। एक सेकंड साथियों, चलिए, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ए सही है। बी कहता है कि अगर सांसद ने अपना पद त्याग प्रभावी होने के लिए कोई भविष्य की तारीख निर्दिष्ट की है और यदि उसी दौरान अध्यक्ष ने त्यागपत्र स्वीकार कर लिया तो पद त्याग उसी तारीख से प्रभावी होगा। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, ठीक है। तो अगर ऐसी बात आती है तो ऐसी स्थितियों में हम लोग क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हमारे पास जो है कि ऑप्शन नंबर बी गलत होगा, ए सही हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा जी, एक सेकेंड, चलो ए क्या हो जाएगा, ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ए हमारा सही होगा जबकि बी गलत होगा। तो ये वाला जो ऑप्शन हमको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा, तो हम सी को सही उत्तर ठहराएंगे, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार किसी सांसद द्वारा पद त्याग करने हेतु आवेदन करने पर पद त्याग उस तारीख से प्रभावी होगा जिस दिन अध्यक्ष त्यागपत्र स्वीकार कर लेते हैं तथा त्यागपत्र स्वीकृत होने के बाद सदस्य के पास त्यागपत्र वापस लेने के लिए विकल्प नहीं रहता, ठीक है। सांसद को अपना पद त्याग प्रभावी होने के लिए कोई भविष्य की तारीख निर्दिष्ट करने का विकल्प संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, जबकि यहाँ पे बी में कहता है कि कोई भविष्य की तारीख निर्दिष्ट कर देता है अगर सांसद। तो भैया करने का कोई विकल्प ही मौजूद नहीं हमारे संविधान में, तो यहाँ पे कह कैसे दिया, तो इस आधार पे बी हो जाता हमारा गलत, ए हो जाता सही। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता वर्ष 2014 में संसद में प्रस्तुत किए गए दिव्यांगजन अधिकार विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। दो स्टेटमेंट है, ए और बी। कहता न्यूनतम 40% दिव्यांगता से प्रभावित लोगों के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जैसे कि शिक्षा और रोजगार में आरक्षण, सरकारी योजनाओं में वरीयता इत्यादि।
बी स्टेटमेंट कहता है कि यह विधेयक दिव्यांगों को कुछ अधिकार प्रदान करता है, जैसे कि सभी सार्वजनिक भवनों, अस्पतालों, यातायात के माध्यमों, निर्वाचन केंद्रों में दिव्यांग अनुकूल प्रवेश व्यवस्था इत्यादि। बताइए, जो 2014 में संसद में यह बिल आया था, विधेयक आया था दिव्यांगजन अधिकार विधेयक, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? दो स्टेटमेंट है, इसी स्टेटमेंट को आपको बताना था। हालांकि प्रश्न थोड़ा सा टफ हो जाता है, यहाँ पे दोनों ही सही है, ए और बी दोनों ही सही, तो हम क्या कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी सही है। लेकिन ये प्रश्न यहाँ पे क्या हो जाता है, थोड़ा सा कठिन लेवल का हो जाता है, और यह आपको करंट से जोड़ करके उसमें पूछा गया था। अगला प्रश्न है, ये तो वही रिपीटेड प्रश्न है, तारांकित प्रश्न वाला, जो कि अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही आपको बताया है ना, रिपीटेड प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न रिपीट होते इसलिए मैंने यहाँ पे सारे प्रश्नों को लगा रखा है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट में बताना है कौन सा सही है। राष्ट्रपति शासन किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है, बिल्कुल सही भाई। राष्ट्रपति शासन जो है किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य नहीं है, यह भी सही है। तो भैया चूंकि राष्ट्रपति शासन लगा तो वहाँ पे संसद का अनुमोदन अनिवार्य नहीं होता। यहाँ पे हम कह देंगे सर ए और बी दोनों ही सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विदेशी भूमि में तैनात राजदूत और उच्चायुक्त खालिस्तान किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? यानी जो विदेशी भूमि में, या कहें कि दुनिया के दूसरे देश में राजदूत और उच्चायुक्त को तैनात किया गया है, वह किसका प्रतिनिधित्व करते हैं जी? मंत्रिमंडल का, प्रधानमंत्री, संसद या राष्ट्रपति का? किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? बहुत ही शानदार सा प्रश्न है और बहुत ही गजब का प्रश्न है। तो ये सभी लोग किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? राष्ट्रपति का, क्योंकि राष्ट्रपति क्या करता है, दुनिया के सभी देशों में हमारा प्रतिनिधित्व करता है। तो भैया दुनिया के सभी देशों में प्रतिनिधित्व करने से जब मतलब आता है, बात आती है, तो चाहे राष्ट्रपति, चाहे राजदूत हो, उच्चायुक्त हो, है ना, या कहें कि गृह मंत्रालय से कोई भी गया हो, वो राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधित्व करता है, यानी राष्ट्रपति का कार्य करता है। अगला प्रश्न कहता है, किसके तत्वाधान में भारत के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं? तो भैया यह जो है कि CGI, या कहें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, है ना, CGI उपस्थित रहते हैं। तो इन्हीं के सामने भारत का मुख्य न्यायाधीश, या कहें कि राष्ट्रपति अपना शपथ लेता है। कौन जी? तो राष्ट्रपति अपना शपथ किसके सामने लेता है? CGI के समक्ष लेता है, या आप कहेंगे कि सर भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने अपना शपथ लेते हैं राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान द्वारा स्थापित एक प्राधिकरण है जो भारत के सभी राज्य सरकारों की प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करता है? तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी CAG कहते हैं। ये क्या करता है? ये सारे प्राप्ति और व्यय की लेखा परीक्षा करता रहता है ना, CAG। अगला प्रश्न है कि सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है? सरकार जो जनता का पैसा खर्च करती है, उसको खर्च करने का भी अधिकार सरकार को कौन देता है दोस्तों? ठीक है, CAG, लोकसभा, राष्ट्रपति या संसद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा। ठीक है, कौन देता है जी? तो लोकसभा देता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है कि, एक सेकंड रुक जाना जरा सा, तो एक सेकंड, नो, यहाँ पे लोकसभा कहाँ से हो जाएगा? यहाँ पे लोकसभा नहीं होगा। कह रहा है कि सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है? ठीक है, जनता का पैसा, तो ये देता है संसद। कौन देता है जी? संसद, क्योंकि संसद ही क्या करता है, इसके लिए नियम कानून बनाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, केवल हम एक सदन को नहीं कहेंगे बल्कि पूरे संसद को कहेंगे। ठीक है ना। खालिस्तान दिया, यानी कि प्रस्ताव, राय, मत या इच्छा पत्र में से संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है कि सदन कुछ करता है, कुछ किए जाने का आदेश देता है, या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है? ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? राय, प्रस्ताव, मत या इच्छा पत्र, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है प्रस्ताव। ठीक है, क्योंकि संसद में कोई भी व्यक्ति जो चुना गया है, कोई भी बात कहना चाहता है, तो उसको बिल, विधेयक या प्रस्ताव कहते हैं दोस्तों। ठीक है, सामान्य सा प्रश्न कि बस आपको उलझा के पूछ रहा है। अगला प्रश्न का है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैसा निकाय है? संवैधानिक, सांविधिक, संविधानेतर या कार्यकारिणी निकाय है? बताइए कैसा निकाय है? तो यह जो कि एक संवैधानिक निकाय है। यह क्या जी? यह एक संवैधानिक निकाय है। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित बातें बताई गई हैं। भारत के
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक निकाय है जिसे राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। वह 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अपने पद पर धारण या अपने पद पर रहता है। कौन? तो भैया CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। लेकिन राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति कभी भी या कहें कि जो CAG है वह राष्ट्रपति को 6 साल से पहले या 65 साल से पहले कभी भी अपना त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, आई बात समझ में? इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि मंत्रिमंडल सचिवालय में किसका गठन किया गया है ताकि सरकारी नौकरी और निजी दोनों क्षेत्रों में ठप पड़ी निवेश परियोजनाओं पर नज़र रखी जा सके तथा उनके कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को जल्द से जल्द दूर किया जा सके। ठीक है, इसके लिए किसका गठन किया गया है ना? ABCD 4 ऑप्शंस हैं। तो इसका या कहें कि इसके लिए गठन किया गया परियोजना अन्वेक्षण दल का, या जिसको कहते हैं PMG। ये तत्कालीन समय के अनुसार प्रश्न पूछा गया, काफ़ी टफ प्रश्न माना जाएगा UPSI के लिहाज से। अगला प्रश्न है कि मंत्रिमंडल द्वारा हस्ताक्षर एवं संपुष्टि के लिए किसी भी समझौते, संधि या सहमति ज्ञापन को अनुमोदन हेतु आगे बढ़ाने से पहले कौन सा मंत्रालय उसके पाठ का निरीक्षण करके उसे पारित करता है? कौन सा मंत्रालय उसके पाठ का निरीक्षण करके उसे पारित करता है? विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय या कानून मंत्रालय? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका क्या होना चाहिए जी? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। ठीक है, एक सेकंड रुक जाना तो नहीं, वित्त मंत्रालय नहीं होगा, इसका हो जाएगा विदेश मंत्रालय। ठीक है, हम इसमें किसको उत्तर सही मानेंगे? ऑप्शन नंबर 1 मानेंगे, विदेश मंत्रालय। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विदेश मंत्रालय हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के सभी वैधानिक, वित्तीय, बजट इत्यादि मामलों के लिए एक प्रमुख मंत्रालय कौन सा होता है? तो भैया इसके लिए होता है वित्त मंत्रालय। क्या होता है? वित्त मंत्रालय होता है। इन सभी चीज़ों के लिए वित्त मंत्रालय की स्थापना किया गया है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का स्कंध नहीं है? मंत्रिमंडल सचिवालय का स्कंध निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? सेना, प्रौद्योगिकी, आसूचना या नागरिक? तो इसका उत्तर हो जाएगा टेक्नोलॉजी, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रौद्योगिकी। ठीक है, ये क्या मंत्रिमंडल सचिवालय का स्कंध नहीं है, जबकि बाकी अन्य तीनों हैं। अगला प्रश्न कहता है संसद सत्र खाली 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 स्थान से आरंभ होता है। किससे आरंभ होता है? जो संसद का सत्र होता है वह किससे आरंभ होता है? बड़ा सामान्य सा प्रश्न पूछा है। तो यह दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से क्या होता है? आरंभ होता है संसद सत्र। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्यसभा के लिए चुने गए या नॉमिनेट किए गए नामांकित सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो भैया इनका कार्यकाल होता है, राज्यसभा में जो भी चुना जाता है वो कितने साल के लिए? तो वह जो है कि 6 साल के लिए चुना जाता है। बोलो कितने साल के लिए? तो जो है कि 6 साल के लिए चुना जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है? तो भैया सीधी सीधी अगर CAG से रिलेटेड कोई बात आती है तो आप राष्ट्रपति के पास टिक कर दीजिएगा, एकदम बिल्कुल आपका प्रश्न क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक हमने देखा प्रश्नों को, लगभग 25 प्रश्नों की चर्चा आज के क्लास में हमने किया। लगभग कितने? लगभग 25 प्रश्नों की चर्चा किया। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो के बारे में अपना कमेंट करके विचार ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको इस प्रकार के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना है, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।